आज हम पढ़ेंगे मैथ चैप्टर 1 हमारा रियल नंबर्स 10th क्लास का। यूनिट 1 है हमारी रियल नंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आपको ये समझना होगा रियल नंबर्स होते क्या है। अब कई बच्चों से पूछा जाता है ना रियल नंबर, तो बच्चे ये सोचते हैं कि जो रूट में से बाहर नहीं आ पा रहे ना वो रियल नंबर नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। पहले तो अपने माइंड से क्लियर कर दो, मेनली जो तुम 10th क्लास तक पढ़ते हो वो सभी रियल नंबर्स होते हैं। इमेजिनरी नंबर का कंसेप्ट ही तब आता है जब स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाते हैं, जो अभी तक आपके सिलेबस में नहीं आया। तो जो जितने भी नंबर आप पढ़ रहे हैं, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, एवरी, रैशनल, इरेशनल, वो सारे रियल नंबर्स हैं। कैसे नंबर्स हैं? वो सभी रियल नंबर्स हैं। ठीक है, तो इस चीज को क्लियर कर लीजिए कि अगर आप कहीं सोचते हैं कि ये √5 आ जाए तो ये रियल नंबर नहीं है, नहीं, गलत, ये भी एक रियल नंबर है। रियल नंबर्स होते हैं जो एग्जिस्ट करते हैं। इमेजिनरी नंबर्स जहां पर आयोटा का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया जाता है, यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर आपका माइनस आ गया, नेगेटिव आ गया, वो इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। तो अभी हम सिर्फ रियल नंबर्स पढ़ेंगे। आपके चैप्टर का जो पहला टॉपिक है वो है एचसीएफ एंड एलसीएम। व्हाट डू यू मीन बाय एचसीएफ? अब बच्चे बचपन से पढ़ते आते हैं, एचसीएफ निकालना सीख जाते हैं, लेकिन उन्हें अभी तक इस चीज का कंसेप्ट नहीं पता, मीनिंग नहीं पता। एचसीएफ मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा नंबर जो जिस नंबर्स का हम एचसीएफ निकाल रहे हैं वो उसे डिवाइड कर सके। फैक्टर मीन वो उसे डिवाइड कर रहा है। ठीक है। एलसीएम मीन लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट यानी कि कम से कम, ऐसा छोटे से छोटा नंबर जो डिवाइड हो रहा है खुद। ठीक है, जिन नंबर्स का हम एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। तो पहले तो देखो, एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए आपको प्राइम फैक्टराइजेशन आना बहुत जरूरी है। जैसे कि हम सिंपल एक एग्जांपल से स्टार्ट कर देते हैं। 140, अगर हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये 2 से डिवाइड होता है, क्योंकि ये इवन नंबर है, आपको 2 की डिविजिबिलिटी चेक करने आती होगी। ठीक है, इसको हम डिवाइड करते हैं, फिर ये जाएगा 5 पे एंड देन 7। तो हम 140 के जो फैक्टर्स है, प्राइम फैक्टर्स, वो क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 × 5 × 7। अब यहां पर एक थ्योरम आती है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहता है कि जो भी आप कोई भी कंपोजिट नंबर लेते हैं, जैसे कि 140 एक कंपोजिट नंबर है यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं आप। तो प्राइम फैक्टर्स करने का, उस प्राइम फैक्टर्स के मल्टीपल्स में लिखने का कंपोजिट नंबर को सिर्फ एक ही तरीका होता है। देयर इज ओनली वन वे टू एक्सप्रेस एवरी कंपोजिट नंबर इन मल्टीपल्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स में लिखने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, एक से ज्यादा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल हम 6 की बात करें तो 6 को हम 2 × 3 लिख सकते हैं। अब कई बच्चे कहेंगे इसको तो हम 3 × 2 लिख सकते हैं। तो बात यह है, ऑर्डर का कोई मायना नहीं है, ऑर्डर डजंट मैटर हियर। ऑर्डर से कुछ नहीं होगा, आपको किस चीज पे डिपेंड करता है कि जो हमने प्राइम फैक्टर्स बनाए वो एक ही तरीके से बन सकते हैं। 6 को लिखने का कोई और तरीका नहीं है, 2 और 3 के प्राइम फैक्टर्स में ही हम इसे लिख सकते हैं। अब 1 को आप समझ लीजिए, 1 तो नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ना तो प्राइम है और ना ही ये कंपोजिट है। कई बच्चे इसको प्राइम नंबर में लिख लेते हैं। प्राइम नंबर्स 2 से स्टार्ट होते हैं। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, 2 ऐसा नंबर है, 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर, इवन भी है और प्राइम नंबर भी है। प्राइम नंबर जो सिर्फ खुद से डिवाइड होते हैं और 1 से डिवाइड होते हैं। 1 से सभी नंबर डिवाइड होते हैं, 2 अब खुद के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होता, नंबर इटसेल्फ के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होता, तो ये प्राइम नंबर है और इवन नंबर भी है। तो 2 जो है वो ओनली इवन प्राइम नंबर है। ठीक है, यहाँ पे हम प्राइम और कंपोजिट का कंसेप्ट समझने के बाद चैप्टर्स पे आते हैं। इसमें हमने प्राइम फैक्टराइजेशन सीखी, तो अब हम देखते हैं एचसीएफ और एलसीएम निकालना। कोई भी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसका हम एचसीएफ निकालेंगे और फिर एलसीएम निकालेंगे और उसकी हम एक वेरिफिकेशन करेंगे। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम का आप कोई भी अपनी मर्जी से, जैसे कि एनसीईआरटी का जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है 26 एंड 91, वही सॉल्व कर लेते हैं हम। जो पहला एचसीएफ और एलसीएम निकालने का क्वेश्चन है आपका 26 एंड 91, इसके आप कीजिए प्राइम फैक्टराइजेशन। 13 जो है वो सिर्फ 13 पे जाएगा, किसी और टेबल पे नहीं जाता। देन 91 अब 2 पे नहीं जा रहा, 3 की डिविजिबिलिटी चेक करोगे उस पर भी नहीं जा रहा, ये जाएगा 7 पे।
7 पे हम करेंगे डिवाइड, यहाँ पे आंसर आएगा 13। तो 26 के जो प्राइम फैक्टर्स बन गए वो क्या बन गए, 2 मल्टीप्लाई 13, और 91 के बन गए 7 मल्टीप्लाई 13। ये दोनों हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली इसकी। अब हम बात करते हैं HCF की। HCF मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर। आप देखोगे इन दोनों में कॉमन क्या है, 13, तो क्या आ गया हमारा HCF 13। अब LCM में बहुत बच्चे गलती कर जाते हैं, 10th के लेवल पे पहुंचने के बाद भी LCM निकालना नहीं आता बहुत बच्चों को, माइनर मिस्टेक हो जाती है। तो देखो आपको एक बेसिक तरीका बताता हूं, आपको जितने नंबर्स दिख रहे हैं ना उन सबको लिख दो पहले मल्टीप्लाई में, 2, 7 एंड 13, ये नंबर्स आपको दिख रहे हैं, इनको आप लिख दीजिए। इनको मल्टीप्लाई में लिखने के बाद अब आप देखिए कि मैक्सिमम पावर कितनी है किसकी। यहां पर आप देखेंगे 2 यहां पर 1 टाइम आ रहा है और यहां पर 0 टाइम, एक बार भी नहीं है, तो 2 की पावर 1। 7 यहां पर 1 टाइम आ रहा है 1, 13 भी यहां पर 1 टाइम आ रहा है। कुछ बच्चे यहां पे 13 को 2 बार लिख देते हैं, ये रॉन्ग हो जाएगा। यहां पर हमें मैक्सिमम बार देखना है, कितनी बार आ रहा है, मैक्सिमम जो उसके मल्टीपल्स है वो देखने हैं। 13 यहां पर भी एक बार है, यहां पर भी एक बार है, तो ये एक ही बार काउंट होगा। अगर आप इसे 2 बार लिख देते हैं तो आपका सम गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर आएगा 182। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 182। एलसीएम निकाल लिया। अब इसके बाद आती है वेरिफिकेशन। चेक करने का भी एक तरीका है ये, और दूसरा सम फाइंड आउट करने का भी तरीका है। एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के बराबर होता है। ठीक है, ये मैंने 1 और 11 नहीं लिखा, ये रोमन नंबर्स में है। ठीक है, रोमन नंबर्स में हमने लिख दिया है नंबर 1 एंड नंबर 2 प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के बराबर आता है। एचसीएफ हमारा कितना है, अब हम इसको वेरीफाई करके देखते हैं। एचसीएफ आया हमारा 13 और एलसीएम हमारा आया 182। ठीक है, अब आप इन नंबर्स की मल्टीप्लाई करके देखिए क्या वो 26 और 91 के बराबर आ रही है या नहीं आ रही। तो हम स्टार्ट करते हैं। 182 को 13 से मल्टीप्लाई कीजिए आप, 3 को करेंगे 2 से 6, 3 8 24, आपके पास 2 कैरी 546 एंड देन 182। हम इसका एडिशन करेंगे 6 6 और ये 8 और 5 13, 1 कैरी 2366, यानी कि 2366 हमारा आंसर अगर आता है इन दोनों नंबर्स का भी तो हमारा सम सही है, वरना हमसे कोई गलती हुई है। तो फिर से हम चेक करते हैं। अब 91 को 26 से मल्टीप्लाई करके 6 से करेंगे, ये आ गया, फिर 2 से करेंगे आपके पास ये आ गया मल्टीप्लाई करने के बाद। इसकी एडिशन करके देखो 4 and 2 6, 8 and 5 13, 1 कैरी 2366, यानी कि 2036। ये दोनों आंसर्स इक्वल आ गए, तो इससे बोलते हैं हम वेरिफिकेशन कर लिया हमने। एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम किसके बराबर आया, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के बराबर आया। ठीक है, तो इससे हम क्लियरली यहाँ पे दिखा सकते हैं कि हमारा आंसर जो है वो सही है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। एचसीएफ और एलसीएम निकालने के बाद अब ये तो था 2 नंबर्स का निकाला हमने एचसीएफ। अब हम यही कंसेप्ट यूज करेंगे कॉमन फैक्टर्स वाला और 3 नंबर का एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, जैसे कि आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए 12, 15 एंड 21 आपकी बुक का, 12, 15 एंड 21। सेम वही प्रोसेस हम फॉलो करेंगे, इन तीनों की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन की, हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आ गए। 12 के क्या है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 एंड 15 का क्या है 3 मल्टीप्लाई 5 और 21 का क्या है 3 मल्टीप्लाई 7। अब बात करते हैं हम एचसीएफ की। तो एचसीएफ में निकालना है हमें कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो ये रहा, इन तीनों में 3 कॉमन है तो बहुत इजीली हमें मिल गया। अब गलती होती है जो एलसीएम के अंदर। अब एलसीएम में क्या करना है आपको, एलसीएम में आपका जो नंबर दिख रहे हैं ना, अभी मैंने आपको बताया, अलग अलग नंबर्स को आप लिख दीजिए एक बार। आपको यहाँ पर कौन कौन से नंबर दिख रहे हैं, एक तो 2 है, एक 3 है, एक 5 है, एक 7 है। ये 4 नंबर्स हमें अलग अलग दिख रहे हैं, तो इन चारों न्यूमेरिकल चारों नंबर्स को हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। अब बात करते हैं हम 2 मैक्सिमम बार कितनी बार आ रहा है। 2 मैक्सिमम यहाँ पर 2 टाइम्स आ रहा है।
यहाँ पर एक बार भी नहीं है, तो इसकी पावर 2 कर दीजिए, यानी कि 2 स्क्वायर। 2 हमें 2 बार काउंट करना होगा। 3 यहाँ पर 1 टाइम, यहाँ 1 टाइम, यहाँ भी 1 टाइम, तो पावर 1। 5 यहाँ पर एक भी बार नहीं, 0 टाइम्स, तो 1 टाइम एंड देन 0 टाइम, तो मैक्सिमम 1 टाइम। सिमिलरली 7 भी 1 टाइम। टोटल मत गिन लीजिए ऐसे, 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो मैं इसे 3 को 3 टाइम्स लिख दूं, रॉन्ग। ठीक है, अब इसको आप करें मल्टीप्लाई, 2 को 2 से करेंगे 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा आपका 60, और 60 को 7 से करेंगे मल्टीप्लाई, 420 आपका क्या आएगा, एलसीएम। तो कंसेप्ट को सीखिए। एचसीएफ का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़े से बड़ा ऐसा नंबर जो इन तीनों को डिवाइड कर सकता है, वो है हमारा 3 यहाँ पर एचसीएफ है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसा नंबर जो सबको डिवाइड कर सकता है, बड़े से बड़ा, सॉरी हाँ बड़े से बड़ा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हम बात करते हैं एलसीएम की, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, छोटे से छोटा नंबर जो इन तीनों से डिवाइड हो सकता है, डिवाइडेड बाय, इन तीनों से डिवाइड हो सके ऐसा नंबर, और वो हमारा आंसर है 420। ऐसा नहीं है कि 420 सिर्फ ऐसा नंबर है जो इन तीनों से डिवाइड हो सकता है, इसके बाद वाले नंबर्स भी डिवाइड होंगे, लेकिन ये लीस्ट नंबर है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, कि इस ये जो सबसे कम वैल्यू जो इन तीनों से डिवाइड हो रही है वो हमारे पास क्या होगी, 420 होगी। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। एक आपका क्वेश्चन आता है इसके अंदर, कोई भी नंबर्स हैं 6 रेज टू पावर n एंड्स करेगा 0 के साथ या नहीं, एंड्स विद 0 और नॉट। आपको चेक करना है कि क्या हम n की कोई भी वैल्यू ले, n को 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें। जैसे कि हमने n को 1 रखा तो यहाँ पर 6 आया, n को 2 रखा 36, तो यूनिट डिजिट हमारा अब भी 6 आया, 3 रखा 216, यूनिट डिजिट अभी भी 6 आया। तो कह रहा है n की कोई ऐसी वैल्यू है, कोई हम वैल्यू रखते जाएं रखते रखते जाएं और ये एंड हो जाए 0 के साथ, भाई यहाँ पे यूनिट डिजिट पे 0 आ जाए। ठीक है, तो इसके लिए आपको थ्योरेटिकली इसका आंसर देना है। अगर आपको किसी नंबर के एंड में 0 चाहिए तो इसका मतलब वो 10 से डिवाइड हो रहा है, या बेसिकली कहीं हम 2 and 5 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो एनी नंबर, कोई भी नंबर है, उसे अगर 0 से एंड होना है तो उसमें क्या होना चाहिए, इट्स फैक्टर शुड कंटेन 5, उसके अंदर 5 तो होना चाहिए। दैट नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5 मींस उसके अंदर 5 तो उसका प्राइम फैक्टर्स आना चाहिए। हम 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 × 3। अब बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, अभी हमने पढ़ा था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, हमें क्या कहती है कि भाई एक ही तरीका है प्राइम फैक्टर्स में लिखने का, इसके अलावा कोई और दूसरा तरीका नहीं है। 6 को आप किसी और तरीके से नहीं लिख सकते। 2 × 3, ऑर्डर डजंट मैटर, 3 × 2 लिखो, 2 × 3 लिखो, ऑर्डर का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहती है कि इसे सिर्फ एक ही तरीके से लिखा जा सकता है, वो तरीका है 2 × 3। यहां पर कहीं पर भी आपको 5 दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा, सो इट डज नॉट कंटेन 5, इसके अंदर कहीं पर भी 5 नहीं है। जब इसके अंदर 5 नहीं है तो ये कभी भी 0 के साथ एंड नहीं होगा, आपको लास्ट में लिखना है। सो 6 रेज टू पावर n विल नॉट एंड विद 0 फॉर एनी नंबर। n की आप कोई भी वैल्यू ले, फॉर एनी वैल्यू ऑफ n को आप 1 2 3 इंफिनिटी तक कितना भी रखते जाइए, 10 100 कितना भी रख लीजिए, 0 कभी भी नहीं आएगा इसके एंड के अंदर। क्लियर? ठीक है, इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर क्या गिवन है आपको कि अगर 2 बॉयज हैं, कोई भी 2 पर्सन्स ले लीजिए आप, फर्स्ट ने जो है वो 12 मिनट्स में एक राउंड कंप्लीट किया और दूसरे ने 18 मिनट्स में एक राउंड कंप्लीट किया। 2 पर्सन स्टार्ट कर रहे हैं एक सर्कुलर राउंड के अराउंड मूव करने के लिए, एक सर्कुलर ट्रैक है उसके अराउंड मूव कर रहे हैं वो। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझे। तो एक ने फर्स्ट ने जो है वो 12 मिनट में पूरा कर लिया और दूसरे ने 18 मिनट में पूरा कर लिया। तो अब कितने टाइम बाद फिर से वो एक ही पोजीशन पे होंगे, जहां से वो स्टार्ट हुए थे, फिर से सेम दोनों उस पोजीशन पे कहां पे कब आएंगे। तो इन चीजों में आपको क्या निकालना पड़ेगा, जब भी आपको लीस्ट मिनिमम वैल्यू निकालनी हो तो आपको निकालना होता है एलसीएम। ध्यान रखें, जब भी लीस्ट, मिनिमम, शॉर्टेस्ट ये चीजें कही जाए तो एलसीएम, हाईएस्ट, मैक्सिमम ये चीजें कही जाए तो आपको क्या निकालना है, एचसीएफ। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करिए 2 की, सॉरी 12 की, सिमिलरली 18 की हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। अब देखो फिर से एलसीएम के कंसेप्ट को और क्लियर कर देंगे हम। हमें यहाँ पर 2 नंबर दिख रहे हैं 2 और 3। ठीक है,
2 आपको कितनी बार दिख रहा है? 2 आपको दिख रहा है 2 टाइम्स और 3 दिख रहा है आपको 2 टाइम्स। तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, 4 और 9 36 मिनट बाद वो फिर से दोनों एक ही पोजीशन पर होंगे। एलसीएम हमने निकाल लिया था। आगे चलते हैं हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग नेक्स्ट कंसेप्ट के अंदर, जो नेक्स्ट हमारा है इर्रेशनल प्रूव करना। फॉर एग्जांपल हम करते हैं फर्स्ट, √2 को आपको इर्रेशनल प्रूव करना है। प्रूफ √2 इज इर्रेशनल। इसको हम करेंगे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से, यानी कि हम पहले ही उल्टा लेकर के चलेंगे। हम मानेंगे लेट √2 इज रैशनल। हमने मान लिया √2 एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर है तो हम √2 को लिख सकते हैं a/b की फॉर्म में, जहां पर a और b हम मानेंगे क्या कैसे नंबर है? कोप्राइम। अब कोप्राइम क्या होते हैं? कोप्राइम वो नंबर्स होते हैं जो 1 के अलावा जिनका कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होता, यानी कि 1 के अलावा किसी और कॉमन टेबल पे वो डिवाइड नहीं हो रहे, यानी कि ये ऑलरेडी फ्रैक्शन कट आउट हो चुकी है सिंपलर फॉर्म के अंदर और आगे नहीं कट हो सकती। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम इस b को यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, देन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। दोनों साइड्स पे आप क्या करो? स्क्वायर कर दो। √2b का स्क्वायर और a का भी स्क्वायर कर दिया हमने। √2 का स्क्वायर करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 2 एंड b का स्क्वायर b स्क्वायर देन a स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 1 यूज नेम कर दो, इसको हम आगे यूज करेंगे। ठीक है, देन b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर बाय 2। अब कोई नंबर किसी से नीचे डिवाइड में आ रहा है 2, इसका मतलब क्या है? 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, 2 a स्क्वायर को डिवाइड करता है, इसका मतलब 2a को भी डिवाइड करता है। अगर किसी प्राइम नंबर p स्क्वायर को कोई नंबर डिवाइड कर रहा है तो वो p को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, ये थ्योरम होती है। तो 2 अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 जो है वो a को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब हम a को लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 2c। a इज इक्वल टू 2c डायरेक्ट हम लिखते हैं। कैसे आया इसको आप थोड़ा सा समझ लीजिए, इसको आपने सॉल्यूशन के अंदर नहीं लिखना, जो मैं बॉक्स के अंदर लिख रहा हूँ, एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ। अगर हम 10 को 2 से डिवाइड करते हैं हमारे पास एक आंसर आता है 5, तो हम 10 को ऐसे लिख सकते हैं 2 × 5। सिमिलरली हमने अगर ये बताया कि a जो है वो 2 से डिवाइड होता है, तो मान लेते हैं उसको डिवाइड करने पे कुछ ना कुछ आंसर आएगा। उस आंसर को हमने मान लिया c, तो हम a को लिख सकते हैं 2c। तो यहां से हमने ये डायरेक्ट लिखा। ठीक है, इसको आपको सॉल्यूशन के दौरान नहीं लिखना, ये आपको समझाने के लिए। तो इसके बाद हम लिखेंगे डायरेक्टली a इज इक्वल टू 2c। फिर से कंसेप्ट को क्लियर कर लो, जब हम a को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो कुछ आंसर आएगा c, और उस आंसर को हमने इस तरह से मल्टीप्लाई में लिख दिया। फिर से आप क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ फिर से स्क्वायर कर दीजिए। a स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, तुम एक स्टेप एक्स्ट्रा कर सकते हो। अब यहां पर हमने जो इक्वेशन नंबर 1 मार्क की थी, वहां से a स्क्वायर की वैल्यू उठा के यहां रख दो। अब a स्क्वायर की वैल्यू यहां पे क्या थी? 2b स्क्वायर। तो a स्क्वायर जो है उसको रिप्लेस किया जा सकता है 2b स्क्वायर से, और रीजन क्या है? हमने कहां से उठाया? ये इक्वेशन नंबर 1 से। ठीक है, उस 4 को आप डिवाइड में लीजिए, ये कट हो जाएगा, b स्क्वायर बाय 2। देखो सेम वही क्वेश्चन, जैसे हमने पहले कंडीशन लाए थे वैसे वैसी कंडीशन यहां पर सेम आ गई। अब इसका मतलब क्या हुआ? 2 जो है वो b स्क्वायर को डिवाइड करता है, इसका मतलब 2 b को भी डिवाइड करता है। और शुरू में आ जाओ, स्टार्टिंग में हम क्या मान के चले थे? a और b तो दोनों को प्राइम है, 1 के अलावा किसी से डिवाइड ही नहीं होते। और हमने क्या देखा कि ये तो दोनों ही दोनों 2 पे डिवाइड हो रहे हैं। a एंड b बोथ आर डिविजिबल बाय 2, दोनों ही 2 से डिवाइड हो रहे हैं। तो जो हमने बात मानी थी वो तो हमारी क्या हो गई? गलत। सो आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग। हम तो मान रहे थे भाई ये दोनों को प्राइम है, 1 के अलावा किसी पे जाते ही नहीं, लेकिन क्या देखा कि दोनों के दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं, हमने प्रूव करके देखा। सो आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग। सो √2 इज इर्रेशनल। जो हमने माना था कि वो रैशनल है, हमने अपनी ही बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। इसे ही कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, कि जो गलत है, हमें पता है कि ये चीज गलत है, लेकिन हम फिर भी मान के चलते हैं और लास्ट में फिर से प्रूव कर देते हैं कि हाँ भाई हमने तो गलत ही माना था। ठीक है, जबकि हमें ऑलरेडी पता है कि हम गलत मान गए।
तो हमने क्या किया, फिर से देखो √2 को रैशनल माना, a बाई बी की फॉर्म में एक्सप्रेस किया, जहां पे हमने बताया a और b दोनों को प्राइम है, यानी कि 1 के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होते, खुद से वो कॉमन, इनका कोई भी फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, इसलिए हमने इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया। देन स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग के बाद 2 जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो 2 जो है वो a को भी डिवाइड करेगा। अब मैंने आपको बताया, ये आपको समझाने के लिए, अगर a जो है वो 2 से डिवाइड हो रहा है तो कुछ ना कुछ आंसर आएगा c, तो हमने उस आंसर को ऐसे लिख दिया a = 2c। फिर से स्क्वायरिंग की, इक्वेशन नंबर 1 से वैल्यू उठाई, यहां रखी, और सेम कंडीशंस पहले स्टेप जैसी मिल गई हमें। अब a और b दोनों ही डिवाइड होते हैं, तो जो हमने बात मानी थी वो क्या थी, गलत, तो इसलिए √2 क्या है, इर्रेशनल नंबर। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब आपके पास इससे मिलते जुलते और क्वेश्चन आ जाते हैं, कहीं पे प्लस लिखाओ, कहीं पे माइनस लिखाओ, मल्टीप्लाई, डिवाइड, कुछ भी लिखाओ, कुछ नहीं करना आपको, बहुत सिंपल चीज है। फॉर एग्जांपल मान लो 3 + 2√5 जो आपका क्वेश्चन है, उसको आपको प्रूव करना है इर्रेशनल। ये प्रूव करो कि ये इर्रेशनल है। सेम वही कंसेप्ट यूज करेंगे, हम मानेंगे कि ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर है तो इसे p/q या a/b की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। अब इसमें आपको क्या करना है, एक चीज को दिमाग में रखना है कि रूट को मुझे एक तरफ रखना है, बाकी सब नंबर्स को मैं राइट में भेज दूंगा, कैसे ना कैसे मुझे राइट में भेजने हैं सारे नंबर्स। तो यहाँ पे 3+ का था, मैं इधर ले आया तो माइनस का हो गया, b को आप लेंगे एलसीएम, a - 3b, रूट को यहाँ छोड़ दीजिए, √5 वाला नंबर, ठीक है। और अगले स्टेप के अंदर क्या कीजिए, यहाँ 2 मल्टीप्लाई में है, वहां जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब अगर रेशनल नंबर में रेशनल नंबर माइनस करो, रेशनल नंबर से डिवाइड करो, रेशनल नंबर ऐड करो, वो रेशनल ही रहेगा। तो a - 3b/2b, ये जो नंबर है हमारा, ये कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है। लेकिन हमें पता है, अभी हमने प्रूव भी किया, √5 जो है वो क्या है, इर्रेशनल नंबर है। चाहे वो √2 आ जाए, √3 आ जाए, √5 आ जाए, जो कंप्लीट जो है वो पेयर नहीं बना पा रहे रूट के अंदर, वो सारे इर्रेशनल नंबर्स होंगे। अब ये मत सोचना कि √4 है ये भी इर्रेशनल है, नहीं, ये √4 की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो ये एक रैशनल नंबर है। जिनके पेयर्स नहीं बन पा रहे सिर्फ वही इर्रेशनल नंबर होंगे। अब हमें पता है √5 इर्रेशनल नंबर है, फिर से यही लिखेंगे हम, सो आवर असम्पशन वाज रॉन्ग, विच इज इट इज नॉट पॉसिबल। देखो लेफ्ट साइड में अगर एक नंबर इरेशनल और राइट साइड में जो है वो एक नंबर रैशनल, वो दोनों इक्वल हो जाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है एक रैशनल और इरेशनल नंबर इक्वल हो जाना। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे विच इज नॉट पॉसिबल, सो 3 + 2√5 इज नॉट रैशनल और इरेशनल। इस तरीके से आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आज हमने चैप्टर 1 किया बेसिक लेवल का, बिल्कुल इजी क्वेश्चंस के। इसके जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं या थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज आपका ये सेशन यहीं कंप्लीट होता है। देखिए, इसे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, ICAN क्लासेस।